नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी होता है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक से, नाभिक में होता है धनावेश, और किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा है, यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी होता है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी होता है उसे कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। अब देखिए कि कह रहा था कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है, वो परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या ये समानुपाती होता है कक्षा की संख्या के। परमाणु त्रिज्या जो होता है समानुपाती कक्षा की संख्या के, कक्षा की संख्या के। यानी अगर कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, और कक्षा की संख्या घट जाएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पहली कक्षा, अब इसके बाद दूसरी कक्षा होता है। तो जैसे मान लीजिए पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा, तो इसका त्रिज्या छोटा है। अब ये दूसरी कक्षा होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, बड़ा। अब ये तीसरी कक्षा, इसका त्रिज्या क्या होगा, बड़ा। यानी कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, और कक्षा की संख्या घटेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। तो बता दीजिए, इसका आंसर पूछ रहा था कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, पहला ऑप्शन है केंद्रक, नहीं, केंद्रक नहीं, कक्षा जो होता है इसकी संख्या को बढ़ा दीजिएगा, यानी कक्षा की संख्या को बढ़ा दीजिएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन सेल, नहीं। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सेल, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन सेल। देखिए ये इलेक्ट्रॉन सेल है, अगर इसकी संख्या को बढ़ा दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन सेल, सेल का मतलब कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन सेल है, अगर इसकी संख्या को बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों की। तो देखिए, भोजन के बर्तन जो होता है, भोजन खाने वाला बर्तन जो होता है, इस बर्तन की बात करें तो इस बर्तन पर जो होता है वो जो लेप चढ़ा रहता है, वो लेप होता है, वो लेप होता है टीन का। यानी भोजन के बर्तन पर जो लेप चढ़ा रहता है, यानी परत जो रहता है, वो होता है किसका, टीन का। यानी बर्तन पर जो लेप होगा किसका होगा, टीन का। इसके बाद साइकिल का रिम ले लीजिए, साइकिल का रिम, साइकिल का रिम जो होता है उस पर क्रोमियम का परत चढ़ा रहता है, क्रोमियम का। इसके बाद छड़ की बात करें या पानी के पाइप की बात करें, पानी की पाइप, इसकी बात करें तो इस पर जिंक का लेप चढ़ा रहता है। और इसके बाद एक और याद रखिएगा कि ना चिपकने वाला पदार्थ जो होता है, ना चिपकने वाला पदार्थ, चिपकने वाला पदार्थ जो होता है उस पर टेफ्लॉन का लेप चढ़ा रहता है, टेफ्लॉन। अब देखिए कि हम बोले कि बर्तन की बात करें तो बर्तन में टीन का लेप चढ़ाया रहता है, यानी टीन का परत चढ़ाया रहता है। साइकिल के रिम पर जो होता है वो क्रोमियम का परत चढ़ाया रहता है। छड़ या पानी के पाइप की बात करें तो जिंक का लेप लगा रहता है। और ना चिपकने वाला पदार्थ जो होता है वो, उस पर जो होता है परत होता है वो टेफ्लॉन का होता है। तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, ठीक है, भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन है जिंक टीन से महंगा होता है, नहीं, जिंक टीन से महंगा नहीं होता है, ये इसका आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है कि जिंक का क्वथनांक टीन से अधिक होता है, ये भी नहीं। सी ऑप्शन है कि जिंक कॉमा टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो देखिए ये जो जिंक होता है, जिंक और टीन की बात करें, जिंक जो होता है ये टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिंक जो होता है टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए भोजन के बर्तन जो होता है उस पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, ना कि जिंक। जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है जो कि क्रिया कर लेता है जल्दी, इसलिए इसका लेप नहीं लगा के किसका लेप लगाया जाता है, टीन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नीला थोथा का दूसरा नाम है, तो देखिए इसको याद आपको करना पड़ेगा। नीला थोथा की बात करें, नीला थोथा, तो नीला थोथा का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ताम्र सल्फेट। ताम्र सल्फेट, ताम्र सल्फेट। और इसके फॉर्मूला की बात करें तो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे जिप्सम का, जिप्सम, जिप्सम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके फॉर्मूला की बात करें तो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो देखिए कुछ फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे यहाँ नीला थोथा का दूसरा नाम होता है ताम्र सल्फेट, फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। जिप्सम की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो देखिए पूछ रहा था कि नीला थोथा का दूसरा नाम क्या, नीला थोथा का दूसरा नाम है ताम्र सल्फेट, और फार्मूला पूछता तो क्या होता है CuSO4 इंटू 5H2O। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन है ताम्र सल्फेट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। पहला ऑप्शन है ईथेन, मीथेन और प्रोपीन। तो देखिए एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन, और एक होता है एल्कीन, एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, एल्काइन। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। एल्केन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। और इसके फॉर्मूला की बात करें तो होता है CnH2n, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। अब देखिए एल्केन की बात करें CnH2n प्लस 2, एल्केन, एल्कीन की बात करें CnH2n, और एल्काइन की बात करें CnH2n माइनस 2। तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे याद करेंगे, पहले एल्केन, उसके बाद एल्कीन, तब एल्काइन। तो देखिए तीनों में एल्क है, तो पहले ए तब ई उसके बाद हुआ है, तो एल्केन, एल्कीन और क्या एल्काइन। तो देखिए यहाँ CnH2n प्लस 2 और यहाँ CnH2n है और यहाँ CnH2n माइनस 2 है। तो देखिए पहला एल्केन में है CnH2n प्लस 2, अब इसमें 2 घटा दीजिए CnH2n, अब 2 और घटा दीजिए CnH2n माइनस क्या होगा 2। तो आप देखिए पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा स्वजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। स्वजातीय श्रेणी, स्वजातीय का मतलब एक ही जात का श्रेणी बनाता है। एक ही जात का श्रेणी बनाएगा, या तो एल्केन का सभी होगा, या तो एल्कीन का सभी होगा, या तो क्या होगा एल्काइन का सभी होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था कि पहला ऑप्शन कह रहा था कि इथेन, ठीक है इथेन, इथेन आएगा एल्केन में। उसके बाद मीथेन, मीथेन भी ठीक है। और देखिए और एक आगे है कि प्रोपीन। अब देखिए प्रोपीन दिया हुआ है, तो 2 गो था एल्केन का, एक प्रोपीन का, तो स्वजातीय श्रेणी होगा नहीं। स्वजातीय का मतलब एक के श्रेणी का होगा, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन है इथेन, मीथेन और इथाइन। देखिए इथेन ठीक है, मीथेन भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इथाइन, अब देखिए इथाइन 2 गो इसका था, एक इसका, तो ये भी स्वजातीय श्रेणी नहीं होगा। सी ऑप्शन है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन। कह रहा है इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है इथाइन और प्रोपाइन इस श्रेणी का है, लेकिन ब्यूटीन दे दिया, तो देखिए ब्यूटेन इस श्रेणी का आ गया, तो यह भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नहीं तो आप मिला लीजिए इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। देखिए कह रहा है इथाइन इसमें आएगा एल्काइन में, प्रोपाइन भी आएगा और ब्यूटाइन भी आएगा, ये तीनों क्या है इसी श्रेणी का है। ये क्या होगा स्वजातीय श्रेणी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे देने वाला प्राणी को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक होता है अंडे देने वाला प्राणी, अंडे देने वाला प्राणी, और एक होता है बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी, बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी, देने वाला प्राणी। तो देखिए एक होता है अंडे देने वाला प्राणी, अंडे देने वाले प्राणी को कहा जाता है अंडज, और बच्चे को जन्म जो देता है उसे कहा जाता है जरायुज, जरायुज। यानी अंडे देने वाले
प्राणी को कहा जाता है अंडज, और बच्चे को जन्म देने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? जरायुज। तो देखिए पूछ रहा था कि अंडे देने वाला प्राणी को क्या कहा जाता है? अंडे देने वाला प्राणी को क्या कहा जाता है? अंडज। तो इसका आंसर होगा अंडज। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दाब का बीमा सूत्र क्या है? तो देखिए कह रहा है कि दाब का बीमा सूत्र क्या है? तो देखिए डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए दाब का फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब का जो फॉर्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। अब देखिए कि यहाँ से आपको डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले यूनिट लिखा जाता है। यूनिट लिखा जाता है, या तो यूनिट लिख करके डायमेंशन लिख दीजिए, या तो बल का जो डायमेंशन होता है ऊपर रख दीजिए और क्षेत्रफल का जो डायमेंशन होता है नीचे रख दीजिए और काट खोट के ऊपर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बल का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल t-2, और ये क्षेत्रफल को जो होता है वो होता है, क्षेत्रफल का होता है L के घात 2। अब यहाँ से बात करें एम एल, अब देखिए कि यहाँ एम एल और ये एक एल से एक एल को काट दो, ठीक है, तो एम एल -1, और यहाँ से क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, एम एल -1 और टी माइनस क्या होगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा? एम एल टी माइनस एम एल -1 और टी माइनस क्या 2। नहीं तो आप इसका जो डायमेंशन लिखना था पहले आपको यूनिट लिखना पड़ता, तो यहाँ से आप यूनिट लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको बल का यूनिट लिखना पड़ता है, तो बल का यूनिट होता है क्या? न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अब भी इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तो जब इसको तोड़िएगा तो न्यूटन को एक तरीका से और लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बट्टा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मीटर से मीटर, नीचे 2 मीटर है, 1 मीटर ऊपर से कट जाएगा। अब देखें कि यहाँ से केजी की बात करें तो इसका जो बीमा होता है वो होता है एम, यानी केजी का बीमा जो होता है वो एम होता है, और ये मीटर यानी लंबाई का जो बीमा होता है वो एल होता है। और नीचे देखें कि ये किसका है? ये समय का बीमा टी होता है। तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा नीचे जाएगा, तो नीचे खिसक के जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो -n होगा। तो यहाँ इसका बीमा एम एल -1 और इसका होता है t-2। तो बता दीजिए आंसर। देखिए यहाँ भी एम एल -1 t-2 और यहाँ भी एम एल -1 t-2। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है एम एल t-2, नहीं, एम एल -1 t-2 ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो देखिए अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, और बट्टा होता है पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, यानी अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। तो देखिए पूछ रहा था कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि पदार्थ का घनत्व गुना पानी का घनत्व, नहीं, पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है पानी का घनत्व और बट्टा पदार्थ, पानी को ऊपर कर दिया पदार्थ को नीचे कर दिया, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, ये सही है, पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, और पानी का घनत्व 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो देखिए इसी फॉर्मूला पर एक न्यूमेरिकल पूछ दिया है, कह रहे कि चांदी का घनत्व है 10.8 × 10⁻³ तो चांदी का घनत्व, और पूछ हमसे रहा था अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व पूछ रहा था, और पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है और पानी का भी घनत्व दिया हुआ है। तो पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है कितना? 10.8 × 10⁻³ और बट्टा पानी का घनत्व दिया हुआ है। देखिए पानी का घनत्व दिया हुआ है 10⁻³ 10⁻³
और अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा था, तो आप इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 10.8। अब इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि अपेक्षिक घनत्व का मात्रक और बीमा नहीं होता। यहाँ घनत्व, यहाँ घनत्व, ऊपर भी घनत्व, नीचे घनत्व, तो घनत्व से घनत्व कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक होगा। यह अपेक्षिक घनत्व जो होता है यह मात्रकहीन है और क्या बीमाहीन है, मात्रकहीन और बीमाहीन है। यानी इसका ना तो मात्रक होता है और ना ही क्या होता है, बीमा होता है। यानी अपेक्षिक घनत्व का ना तो कोई मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 10.8 और आगे देखिए मात्रक लगा दिया है केजी पर मीटर, नहीं। बी ऑप्शन है 10.8 केजी मीटर, जिसमें मात्रक नहीं होगा वो आंसर होगा। देखिए ऑप्शन सी में 10.8 सिर्फ दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 10.8। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप नहीं भी बनाते तब भी बन जाता। बोलिएगा कैसे? तो देखिए कैसे, ऑप्शन दिया हुआ है कि 10.8 केजी पर मीटर, उसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है कि 10.8 केजी मीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ है कि 10.8 और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि 10.8 केजी पर मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ रहा था अपेक्षिक घनत्व, और अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता। तो देखिए इसके आगे मात्रक लगा हुआ है, ये होगा नहीं। इसके आगे देखिए मात्रक लगा हुआ है, और इसके आगे भी देखिए मात्रक लगा हुआ है। एक ही था जिसके आगे मात्रक नहीं लगा हुआ था, तो इसका आंसर क्या होता? 10.8। आप इसको सॉल्व नहीं करते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन आपको ये कब पता चलेगा? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तब। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। देखिए कह रहे हैं कि बारिश के दौरान, यानी बारिश होता है तो उसके दौरान कहता है कि बारिश के दौरान ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। अब देखिए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, नहीं। इसकी बात करें तो ये जो होता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। स्थितिज ऊर्जा बारिश के दौरान जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है। और देखिए एक यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए पूछ रहा था कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो बारिश के दौरान ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा से किस में परिवर्तन होता है? गतिज ऊर्जा में। तो देखिए पहला ऑप्शन था यांत्रिक, नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है पेशीय ऊर्जा, ये भी नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है रासायनिक, ये भी नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। तो देखिएगा कि आपके पास कार तो होगा नहीं, आपके पास साइकिल होगा, तो साइकिल में देखिएगा जैसे कि आप पैंडल मार के छोड़ देते हैं, तो पैंडल मार के छोड़ देते साइकिल क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो किसके कारण रुक जाता है? किस बल के कारण रुक जाता है? तो ये घर्षण के कारण रुक जाता है, घर्षण के कारण रुक जाता है। घर्षण की बात करें, घर्षण एक प्रकार का बल है और ये बल जो होता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी गति आगे होगा और घर्षण पीछे होगा, इसलिए पैडल मारना छोड़ दीजिएगा, साइकिल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वही कारण होता है कि कार में ब्रेक लगा के छोड़ देता है जिसके कारण कार रुक जाता है। ये घर्षण के कारण रुक जाता है क्योंकि गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। अब देखिए एक और बात याद रखिएगा कि घर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य जो होता है वो होता है ऋणात्मक। अब देखिए कि पूछ रहा था कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है, ये घर्षण बल के कारण रुक जाता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? घर्षण ऑप्शन सी में। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण का
बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो होता है किसी वस्तु को सिर्फ आकर्षित करती है, ये आकर्षण का बल है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन साहब ने किया था। अब इस पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुखी, केंद्रा, बी ऑप्शन में केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुखी की बात करें तो इसे अभिकेंद्र बल भी कहा जाता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की बात करें तो केंद्र के तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है केंद्र प्रसारक, ये सी ऑप्शन था घर्षण, और एक ऑप्शन दिया हुआ केंद्र प्रसारक, केंद्र प्रसारक। केंद्र प्रसारक की बात करें तो इसे अपकेंद्र बल कहा जाता है, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की बात करें तो ये बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर लगने वाला बल है, यानी केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? केंद्राभिमुखी या अपकेंद्र बल। बाहर की ओर लगने वाले बल को केंद्र प्रसारक या अपकेंद्र बल। अभी गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो क्या है? केवल आकर्षण का बल है। और घर्षण बल की बात करें तो गति के विपरीत दिशा में लगता है, और घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।